कड़ी में हमारे बीच में हैं अंतिम वक्ता के रूप में हमारे आचार्य योगेश जी। आप मंच पर आए और आपके सम्मान में एक पंक्ति कहूंगा कि यूं तो बगिया में फूल खिलते बहुत हैं, कि यूं तो बगिया में फूल खिलते बहुत हैं, महकता है कोई कोई। कि यूं तो बगिया में फूल खिलते बहुत हैं, महकता है कोई कोई। अरे उपदेश करते कराते बहुत हैं, लेकिन आचार्य जी से जैसा उपदेश करता है कोई कोई। एक बार ताली बजा करके उनका और सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हि सोमिन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम् शविष्ठवज्रन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्। ओम शांति शांति शांति। इस सभा में उपस्थित आदरणीय सभापति महोदय, मंच पर उपस्थित पूजनीय सन्यासी वानप्रस्थी वृंद, आदरणीय आचार्य जी उमेश चंद्र जी, पूज्य पंडित नरदेव जी, अभी मुझसे पहले आपके बीच में बहुत उत्साहजनक बोल रहे, आपको उपदेश दे रहे आदरणीय आर्य जी, पूज्य मेरी बहन आदरणीय अलका जी, गिरिराज शर्मा जी और दूसरे सभी आदरणीय बंधु, इस सभा में उपस्थित सुधी श्रोताओं, बंधुओं, युवकों और माताओं। अच्छा, ये जो बीच में लोग बैठे हैं नीचे, थोड़ा सा आगे आगे आओ मेरे पास को, आगे आगे खिसको। सबसे कह रहा हूँ आगे खिसको, जो नीचे बैठे हैं, हाँ आगे खिसको, यहाँ मेरे पास आओ। ये यज्ञकुंड किसी को नहीं काटता है, मैंने नहीं देखा आज तक। निकट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी में ले रहा हूँ। हाँ बढ़िया। बहनें भी थोड़ी सी आगे हो जाएं, कोई आए पीछे तो जगह मिल जाएगी, है ना। माताएं थोड़ी सी आगे खिसकेंगी। ये समस्या कर रखी है इन्होंने, सबसे आगे सबसे बूढ़ी बिठा रखी है, इनसे खिसका नहीं जाता है। फिर वो सारी पीछे बैठी रहती। आओ, मेरे पास थोड़ा समय है, 40-42 मिनट मेरे पास हैं, और इन 40-42 मिनट में विषय बहुत ज़्यादा दे रखा है। विषय बहुत बड़ा है, मुश्किल है। हाँ वो तो मैं ले भी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सबको पता है, आर्य समाजी आदमी 5 मिनट देख के 50 बोलेगा ही बोलेगा। और उसमें एक समस्या और होती है, मेरे पीछे बैठे हैं पंडित नरदेव जी और ओम प्रकाश जी। वो मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ, ये कहते रहेंगे वाह बेटा बहुत बढ़िया। मेरा और उत्साह बढ़ता रहेगा। आर्य समाज ने ऐसी शाबाशी दे दे के बड़े बड़े विद्वानों के सामने चौथी पास लोगों को उतार दिया और उनकी धज्जियां उड़वा दी। एक थे मनसाराम वैदिक तोप, नाम था उनका, चौथी कक्षा तक पढ़े थे केवल, लेकिन जो अपने आप को बड़े तीरंदाज मानते थे, उन्होंने शास्त्रार्थ में और शास्त्र विश्लेषण में उनकी धज्जियां उड़ाई। उसका कारण था पीछे बैठे लोगों का प्रोत्साहन। आइए एक विषय आपके बीच में छोटा सा रखने का प्रयास करता हूं। कल मैंने एक विषय आपके बीच में लिया था, उस विषय को फिर से आपके बीच में दोहराता हूं, उसे फिर से रिपीट करता हूं, उसका एक पुनरावृत्ति करता हूं और आज के विषय पर लौटता हूं उस पुनरावृत्ति के बाद। कल मैंने आपके बीच में विषय लिया था कि ये देश जो है, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत को दी गई गाली है। इंडिया भारत को दी गई गाली है। इस देश का मूल नाम आर्यावर्त है और कहीं हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि से निकला नाम भारतवर्ष है। भारतवर्ष भी उत्तरोत्तर दशाओं को देखते हुए अच्छा नाम है इंडिया और हिंदुस्तान की तुलना में, लेकिन इस देश का सर्वोत्तम नाम तो क्या है? आर्यावर्त ही इस देश का सर्वोत्तम नाम है। इससे उत्तम नाम इस देश का दूसरा कोई, सब मूल नाम यही है। मूल नाम यही है। जिस देश में आर्य रहते हों
उस देश का नाम आर्यभट्ट। मैंने आपसे चर्चा की थी, ये देश उनका है जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि मानते हो, और इस सबसे बढ़कर जो इस राष्ट्र को अपनी कौन सी भूमि मानते हो? पुण्य भूमि मानते हो। जिनकी पुण्य भूमि नहीं है, उनकी मातृ पितृ भूमि नहीं, उनकी मातृक पैतृक भूमि नहीं हो सकती है। और हम जानते हैं कि इस देश में रहने वाले बिना मूछ की दाढ़ियां, जो इस देश में आज 24-25 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, वो इस देश को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते। उनकी पुण्य भूमि कहीं और है, वो अपना यज्ञ हज करने कहीं और जाते हैं। ईसाई लोग अपना यज्ञ हज करने यरूशलेम जाते हैं। केवल इस देश में रहने वाले ये हिंदू, चाहे बिगड़े सुधरे जैसे भी हैं, लेकिन ये इसी देश को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं। इनमें कुछ बहुत विद्वान हैं, कुछ एकदम निरे पाखंडी हैं, कुछ आडंबरवादी हैं, कुछ एकदम सत्यतावादी हैं। वो सब मिला जुला कर कुछ भी हो, ये लोग 100% इसी भूमि को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, किसी और भूमि को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते। इसलिए ये इन सब 110 करोड़ हिंदुओं की साझा मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि और इस सबसे बढ़कर पुण्य भूमि है। इसीलिए ये केवल हमारी भूमि है, इस भूमि पर हमारा ही अधिकार है। एक दर्शन और इतिहास के अच्छे प्रोफेसर हुए जिनका नाम था डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना? उनका सीरियल देखा होगा आपने। जब हम छोटे थे तो टीवी पर एक सीरियल आता था चाणक्य, उसमें जो चाणक्य बने थे वही डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी थे। उन्होंने उस सीरियल को बनाया भी था। इतिहास और दर्शन के बहुत अच्छे अध्येता हैं, प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। वो सीरियल भी पढ़ाने के दृष्टिकोण से बनाया गया था। और एक बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगती है, उनकी पुस्तकों में आती है कि इस देश की पग पग भूमि मेरी है, इस देश की इंच इंच जमीन मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरे पुरखों की जमीन है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात मुझे उनकी गजब की लगती है। इससे बढ़िया बात मुझे कोई नहीं लगती। जो लोग ये कहते हैं ये जमीन हमारी है, वो उसमें किसी और की भी हिस्सेदारी समझते हैं, और जो उस भूमि में किसी और की हिस्सेदारी समझेगा वो उस राष्ट्र की रक्षा के लिए उद्यत नहीं होगा। मैंने कल आपसे कहा था कि राष्ट्र ने पिछले 70-75 साल में अभूतपूर्व उन्नति की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने आपसे यह भी कहा था कि देश आज चारों तरफ शत्रुओं से घिरा है। चारों ओर शत्रु देश हैं। देश के भीतर भी आज इनकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। निरंतर धर्मांतरण जारी है। हमारे लोग परिवर्तित हो रहे हैं। राज्य खतरे की सीमा से ऊपर चले जा रहे हैं और भयानक परिस्थिति देश के भीतर है। फूट, जातिवाद, अनेकेश्वरवाद, अनेक ग्रंथवाद और ऐसे न जाने कितने रोगों ने इस हिंदू जाति को अपनी जकड़ में जकड़ रखा है। न जाने इससे पीछा कब छूटेगा। ये कितने दयानंद खाकर अपना पेट भरेगी और कितने दयानंद खाकर इसका हाजमा होगा, ये ठीक से नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने पिताओं के, हम शंकर के, दयानंद के उस ऋण से उऋण हो सके, हम ऋषियों के ऋण से उऋण हो सकें, कि हम काम कर सकें और सोच सकें कि इस देश को हम एक दिन फिर से सुरक्षित स्थल पर लेकर जाएंगे। आइए एक छोटा सा विषय आपके बीच में रखता हूं। यह विषय कल ही के विषय से जुड़ा हुआ है। बस यूं समझिए कल जो विषय चल रहा था ये वही विषय ज्यों का त्यों चल रहा है। देखो, बात यह है कि कोई राष्ट्र जो है, उस राष्ट्र के संबंध में बहुत तरह की बातें चलती हैं। राष्ट्र किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत उलझी हुई पहेली है। इस देश के एक बहुत बड़े नेताजी है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे तो अलका बहन उनका खूब गुणगान करके चली गई। युवा हैं वो, 55 साल के हैं। वो बाहर चले गए विदेश में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, भारत तो टुकड़े टुकड़े राज्यों का समूह है। भारत में 37 राज्य हैं टोटल मिलाकर, केंद्र शासित, और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो सब मिलाकर टोटल 37 राज्य बनते हैं। और ये जो 37 राज्य हैं, ये 37 राज्यों ने आपस में इकट्ठे रहने का एक प्रयास किया, इकट्ठे रहने का विचार किया, इससे एक यूनियन बना। तो भारत राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये तो यूनियन है, संघ है 37 राज्यों का। इसीलिए इसका नाम है द रिपब्लिक यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया नहीं, नाम क्या है? द रिपब्लिक यूनियन ऑफ इंडिया। ये राष्ट्र ही नहीं है। लेकिन वो जहां कह रहे थे, इंग्लैंड में जिस यूनिवर्सिटी में बैठकर वो कह रहे थे, देखो यहां कुछ माताएं अपने अपने हनुमान लेके आई हैं, तो भाई अपने अपने हनुमान की पूंछ पकड़ के रखो, ये किसी की भी लंका जला सकते हैं।
तो ऐसा ना हो इनकी लंका अभी मेरी लंका पर इनकी दृष्टि हो और इधर इधर कबाड़ा कर दें। तो जो अंजनी साथ आई है अपने हनुमान को लेके, वो अपने हनुमान का ध्यान रखे भाई, पूंछ पकड़ के रखो इसकी ना। बंधुओं, जिस सभा में उन्होंने ये कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, उस सभा में एक आईपीएस अधिकारी मौजूद था। उसने एक जोरदार जवाब दिया। हालांकि वो जवाब पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों तक नहीं पहुंचा, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन आओ समझने का प्रयास करते हैं कि ये राष्ट्र है या नहीं है। देखो, किसी राष्ट्र के राष्ट्र होने के लिए उसके 4 मूल घटकों का होना जरूरी है। 4 घटक जहां होते हैं वह राष्ट्र होता है, और इन 4 घटकों में से एक भी कम हो तो राष्ट्र नहीं होता है। और ये जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, ये परिभाषा सार्वभौमिक सार्वकालिक परिभाषा है। आजकल जो यूनिवर्सिटीज में सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, उस सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में भी यही परिभाषा पढ़ाई जाती है। शब्द दूसरे हो सकते हैं। ये परिभाषा मेरी नहीं है, आचार्य चाणक्य की है, उनके अर्थशास्त्र की परिभाषा है। लेकिन ये उनके अर्थशास्त्र की भी परिभाषा नहीं है, ये उससे परे ऋषियों मुनियों की परिभाषा है। ऋषि मुनियों ने इसे स्पष्ट तौर पर कहा है। और ये ऋषि मुनियों से भी परे ऊहा की परिभाषा है। यदि तर्क की ऊहा की कसौटी पर इसे कस के देखोगे तो यही एक परिभाषा है जिसके आधार पर हम निश्चय कर सकते हैं कि कौन राष्ट्र हो सकता है और कौन राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र के 4 घटक होते हैं। पहला घटक है भूमि। पहला घटक क्या है? भूमि यानी जमीन। इसी जमीन को संस्कृत भाषा में देश कहते हैं। संस्कृत भाषा में जमीन को, भूमि को, स्थान को क्या कहते हैं? देश। देश छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देश बहुत छोटा हो सकता है। उपासना में ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना प्रकरण में लिखते हैं, शरीर के किसी एक देश में मन को टिकाकर। इसका मतलब है देश तो शरीर के भीतर भी हो सकता है। इसका मतलब है देश का मतलब है स्थान, जगह। वो पिन पॉइंट भी हो सकती है और वो बहुत विशाल भी हो सकती है। पूरी धरती को भी हम देश कह सकते हैं और एक बिंदु को भी हम देश कह सकते हैं। तो किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है क्या? बोलो। भूमि यानी जमीन, जमीन यानी देश। बिना देश के, बिना जमीन के, बिना भूगोल के राष्ट्र नहीं हो सकता। यह पहली शर्त है। यहूदियों के पास दुनिया भर में कोई जमीन नहीं थी, उनके पास कोई राष्ट्र नहीं था। फिर उन्होंने अपनी आर्थिक ताकत को इकट्ठा किया, सामाजिक ताकत को इकट्ठा किया और उसके बल पर अपना क्षात्र बल मजबूत किया और एक दिन पूरी अमेरिका की इकोनॉमी को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया। उन्होंने व्यापारियों का एक इतना बड़ा समूह बनाया, इतने बड़े व्यापार खड़े किए। अमेरिका में आज जो सबसे बड़े व्यापार हैं वो किनके हैं? यहूदियों के हैं। ये फेसबुक किनका है? यहूदियों का है। ये व्हाट्सएप किनका है? यहूदियों का है। दुनिया में सॉफ्टवेयर पर, हार्डवेयर पर सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग यहूदी हैं। दुनिया में इंटेलिजेंस पर जितना काम हुआ है वो यहूदियों ने किया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा काम करने वाले यहूदी लोग हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसी देश के, इसी बिरादरी के साइंटिस्टों के द्वारा छोड़ा गया है। इन लोगों ने व्यापार पर बहुत बड़ा काम किया है और उसका परिणाम यह निकला कि ये सारे इकट्ठे होकर अमेरिका में पहुंच गए। वहां जाकर इन्होंने एक व्यापारिक संगठन बनाया, जैसे हमारे यहां बना लेते ना समाजवादी व्यापार संघ। हमारे यहां तो पॉलिटिकल बनाते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल नहीं बनाया। उन्होंने एक व्यापारी संगठन बनाया और उसका नाम रखा इल्यूमिनाती। और इस संगठन के आधार पर उन्होंने अमेरिका पर दबाव बनाया। दबाव बनाकर अपनी जगह जहां इनकी सबसे ज्यादा आबादी थी वहां जमीनें खरीदी और सामरिक ताकत के आधार पर अमेरिका की सहायता से यूएनओ में दावा ठोक दिया और यरूशलेम और उसके आसपास की जमीन पर कब्जा करके वहां अपना एक देश स्थापित कर दिया, अपना एक राष्ट्र स्थापित कर दिया। आज दुनिया यहूदियों के देश को किस नाम से जानती है? इजराइल। जब तक जमीन नहीं थी यहूदियों का दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं था। तो राष्ट्र होने की पहली शर्त है कि भूमि होनी चाहिए। भूमि नहीं तो राष्ट्र नहीं। दूसरी चीज, भूमि हो लेकिन भूमि पर लोग रहते हो। लोग ना रहे तो राष्ट्र कैसे बनेगा? राष्ट्र तो प्रजा के लिए ही बनाया जाता है। अब प्रजा ही ना हो तो राष्ट्र कैसे बनेगा? हालांकि प्रजा शब्द जो है वो थोड़ा विलक्षण है। यहां मैं लोगों की बात कर रहा हूं। केवल लोगों से भी राष्ट्र बन सकता है। प्रजा एक विलक्षण स्थिति है, प्रजा एक विलक्षण संज्ञा है। उसकी बात फिर कभी करेंगे। अभी तो इतना समझो, प्रजा मैं लोगों के लिए कह रहा हूं। लोग नहीं होंगे तो राष्ट्र नहीं। जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा, वहां जमीन तो बहुत पड़ी है लेकिन वहां लोग नहीं रहते, इसलिए वहां कोई राष्ट्र नहीं है। जहां भूमि हो और भूमि पर रहने वाले लोग हों, ये 2 घटक
राष्ट्र के प्राथमिक घटक हैं। तीसरा घटक है ये जो लोग इस भूमि पर रहते हैं, इन लोगों का इस भूमि पे मालिकाना हक भी होना चाहिए। अगर मालिकाना हक किसी और का होगा, लोग कोई और हैं, भूमि पर उनका हक नहीं है, तो ये फिर गुलाम जगह है, किसी और की गुलामी में जी रही है। जैसे आज भी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जमीन बहुत सारी है, छोटी मोटी जमीन नहीं है, इतनी बड़ी जमीन है। आप आश्चर्य करोगे कि ऑस्ट्रेलिया के एक शहर पर्थ से लेके मेलबर्न तक टाइम में 2.5 घंटे का अंतर आ जाता है। टाइम में 2.5 घंटे का अंतर आ जाता है। मेलबर्न में जो टाइम है और पर्थ में जो टाइम है उसमें 2.5 घंटे का अंतर है। इतना बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा। लेकिन आपको पता है वो किसका गुलाम है आज भी? किसका? इंग्लैंड का, यूके का गुलाम है आज भी। लोग तो वहां के हैं, कुछ मूल लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां रहते हैं, जमीन खूब है उनके पास, लेकिन उस जमीन पे उन लोगों का मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक किसका है? यूके का है। पिछले दिनों जनमत संग्रह कराया गया था। अब इंग्लैंड बहुत चालू है। इंग्लैंड ने क्या किया, अपनी आबादी को ले जाकर ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बहुसंख्यक बना दिया, और उस बहुसंख्यक होने का परिणाम यह निकला कि जब जनमत संग्रह कराया गया तो जनमत संग्रह में क्योंकि वहां इंग्लैंड के लोग रह रहे थे, उन्होंने किसका झंडा स्वीकार किया? ऑस्ट्रेलिया का कि यूके का? उन्होंने यूके का झंडा स्वीकार किया, और वहां रानी का ही शासन चलता है। और इसका उदाहरण हमारा अपना देश भी है। आज से 100 साल पहले हमारे पास जमीन थी, लोग थे, लेकिन जमीन पे मालिकाना हक किनका था? अरे बोलो, किनका था? अंग्रेज नहीं, ईसाई बोलो, ईसाई। किनका राज था? डर लगता है ईसाई बोलने से, सोनिया गांधी मारेगी। तो बोला करो फिर। ईसाइयों का शासन था। किनका? अंग्रेज कौन होते हैं? ईसाई होते ना। अंग्रेज तो सफेद आदमी को कहते हैं, वो तो अरबी भी होता है, अरबी अंग्रेज थोड़ा होता है। ईसाई, ईसाइयों का शासन भारत पर था। केवल ईसाइयों का था कि मुसलमानों का भी था? बोलो। अब देखो, अब तो एकदम डर गई है भीतर तक, हाय रे मारेंगे। काहे डर रहे हो? कैमरा तो मेरी साइड है फंसूंगा तो मैं तो खुल के भी बोल रहा हूं। वो तो मैं नाम नहीं ले रहा, उनके अब्बू का आचार्य जी ने कल डांट दिया था इसलिए, नहीं तो नाम भी ले देता मैं, यूं भी नहीं डरता। लेकिन सुनो तो, हैदराबाद की रियासत किन की थी? ईसाइयों की कि मुसलमानों की? फिर जूनागढ़ की रियासत किन की थी? मुसलमानों की। ये जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू होने के बावजूद भी दबाव किनका था? मुसलमानों का। आज जिसे बांग्लादेश कहते हैं, उस पूर्वी बंगाल में शासन किनका था? शहीद हुसैन सोहरावर्दी कौन था? मुसलमान था। तो इस देश के मुश्किल से 50% से भी कुछ कम हिस्से पर ईसाइयों का शासन था, लगभग 30-35% हिस्से पर मुसलमानों का शासन था, और कुछ जगह ऐसी थी जहां क्षत्रिय बिरादरियां, वो अहीर हो, यादव हो, जाट हो, गुजर हो, राजपूत हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, वो लड़ते रहे। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। उनकी तलवार कभी ठंडी नहीं रही। वो एक मरा तो दूसरा खड़ा हुआ, दूसरा मरा तीसरा खड़ा हुआ, वो लड़ते रहे। उन्होंने अपनी लड़ाइयां बंद नहीं की, वो लड़ते रहे। हाँ, वो उतना बड़ा उपक्रम नहीं कर पाए क्योंकि आपस में उस तरह से संगठित करने वाला कोई रहा नहीं। जो संगठित करने वाला आया उसे जहर देकर मार दिया। जो भी संगठित करने वाला है उसे जहर दिया, भाई दूध में मिलाओ, संखिया पिलाओ, मारो इसे। ये नालायक हमें संगठित करने चला है। हम हिंदू जाति हैं, अपन संगठित नहीं होते हैं, तो हम संगठित होने वाले हैं नहीं। तो बात ये हुई कि पूरा का पूरा ऐसा देश था जिस देश में लोग रहते थे, जमीन हमारी थी, लेकिन मालिकाना हक मुसलमानों और ईसाइयों का था। तो भी भारत राष्ट्र नहीं था, तब यह भारत उपनिवेश था। क्या था ये बोलो? उपनिवेश। क्योंकि अंग्रेजों का शासन ज्यादा बड़ा था, इसलिए कहते थे ब्रिटिशर्स कॉलोनी, यानी अंग्रेजों का उपनिवेश था तो मुसलमानों का भी। लेकिन अंग्रेजों का इसलिए कहते थे क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता ज्यादा भूभाग पर थी। ठीक, इसका मतलब 3 घटक जरूरी। पहला घटक है जमीन, दूसरा घटक जमीन पर रहने वाले लोग, और तीसरा घटक है इन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक। इससे मिलकर बनता है किसी राष्ट्र की देह, किसी राष्ट्र का शरीर। लेकिन ये देह ये प्राणहीन है जब तक इसमें आत्मा न हो, चेतना न हो। चेतना इस देह को अनुप्राणित करती है, इसे जीवित करती है। और इस राष्ट्र की चेतना किसी भी, मेरी ओर ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां तुमने व्यक्ति देखे हैं पहले कुर्ते पजामे में? तो इतने क्या घबरा जाते हो? ये बड़ी समस्या है भारतवर्ष में। अगर जेसीबी मशीन कहीं गड्ढा खोदने लगे तो 1000 आदमी भीड़ लगा के देखते हैं। जैसे पहले जेसीबी मशीन नहीं देखी, गड्ढा नहीं देखा, खोदते हुए नहीं देखा। अरे गौण और मुख्य का ध्यान रखो भाई,
गौण चीज पर ध्यान न दो, मुख्य चीज पर ध्यान दो। मैं तो चला जाऊंगा, फिर कुर्ते पजामे तुम्हारे बीच में रहेंगे, उन्हें देखते रहना आराम से, यहां ध्यान दो। 3 घटक पहले, भूमि, भूमि पे रहने वाले लोग और उस पे उन लोगों का मालिकाना हक, ये देह है। अनुप्राणित जब होगी, जब इसमें चेतना आएगी, और किसी राष्ट्र को अनुप्राणित करती है उसकी चेतना, उसकी संस्कृति। कौन अनुप्राणित करती है? संस्कृति। संस्कृति नहीं होगी तो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताओ, संस्कृति किसे कहते हैं? भाषण नहीं देता, मैं बात करता हूं, बोलो संस्कृति किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं संस्कृति? अच्छा एक बात बताओ मुझे, संस्कृति और सभ्यता 2 शब्द सुने? माताओं इधर ध्यान दो मेरी और, लड्डू गोपाल वाली यहां ध्यान दो मेरी और, राधे राधे यहां ध्यान दो। यहां ध्यान नहीं दोगी तो बात नहीं समझ में आएगी, फिर आधे आधे रह जाओगे। यहां ध्यान दो मेरी और, हाँ दिमाग लगाओ और सोचो, सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज है कि अलग अलग हैं? सोचो। अच्छा सुनो, हवन से समझाते हैं। हवन और यज्ञ एक ही है कि अलग अलग है? हैं? एक ही है या हवन अलग है, यज्ञ अलग है? अच्छा ये बताओ, गाय और पशु एक ही शब्द हैं कि अलग अलग हैं? अच्छा अब सुनो, सभी गाय पशु हैं लेकिन सभी पशु गाय नहीं। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा गणित है ये, हैं? जिन्होंने स्टेट पढ़ा है वो जानते हैं, हैं? सभी गाय पशु हैं लेकिन सभी पशु, ऐसा है कि नहीं है? घोड़ा गाय नहीं है, बकरी गाय नहीं है, पर पशु तो है वो। तो सभी पशु गाय नहीं होते, पर सभी गाय, सभी हवन यज्ञ होते हैं लेकिन सभी यज्ञ हवन नहीं होते। हवन सीमित मात्रा के यज्ञ को कहते हैं। हवन सारे यज्ञ हैं लेकिन सारे यज्ञ हवन नहीं है। भाई कुछ काम ऐसे होते हैं, युद्ध चल रहा है राष्ट्र की रक्षा के लिए, बोलो यज्ञ है कि नहीं है? है, यज्ञ है ना, लेकिन हवि नहीं है। यहाँ आग्नेय कर्मकांड नहीं है, अग्नि से संबंधित कर्मकांड यहाँ नहीं है। अग्निर्वै देवा नाम मुखम जहां कह के हवन किया जाता है वो यहां नहीं घट रहा है, इसलिए हवन की कोटि में नहीं आएगा, यज्ञ की कोटि में आएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां समझो, सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज है कि अलग अलग है? सामान्यतः लोग ऐसा मान लेते हैं कि सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज है, लेकिन एक चीज है नहीं। सभ्यता कहते हैं सभासु सभ्य, जो जैसे लोगों में रहता हो उनके अनुकूल व्यवहार करना जो कहलाता है वो सभ्यता कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे लोगों में रहोगे वैसा ही व्यवहार करना क्या कहलाएगा? सभ्य कहलाएगा। अब जैसे मान लो आप लोग चले जाओ हरियाणा में, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में जहां हरियाणवी बोली जाती है। सुनी है कभी हरियाणवी? हैं? समझ में नहीं आएगी, हैं? वो क्या आड़े उड़े कड़े कड़जा है कि करे है कितजा है, वो भाषा इतनी अजीब हो जाएगी कि तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। अच्छा तुम वहां जाके अंग्रेजी भाषा में बात करो तो बोलो, वो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? रे बावड़ा से क्या कहेंगे? ये पागल आ गया कहीं से, इसे कुछ समझ में नहीं आता, मूर्खों जैसी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, कटवट मटवट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभासु सभ्य, सभा की अनुकूलता से व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? बोलो, सभ्यता कहलाती है। अच्छा अंग्रेज लोगों में जाओ और तुम अपनी भाषा में बात करने लगो, जो तुम्हारे यहाँ की भाषा है, जो गांव में तुम बात करते हो। ये गिरिराज जी है ना, जब मेरे साथ बात करते हैं तो ठीक हिंदी में बात करते हैं, पर इन्हीं गांव का कोई आदमी आ जाए फिर मेरे पल्ले नहीं पड़ता क्या कह रहे हैं, फिर पता नहीं क्या मोह तो करते हैं वो फिर मेरी समझ में नहीं आता है। समझ रहे हो इस बात को? तो अब ये तुम अपनी भाषा लेके इंग्लैंड में चले जाओ और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठे अंग्रेजों को अपनी भाषा में लेक्चर देने लगो तो वो क्या कहेंगे? ये अजीब आदमी है यार, पता नहीं क्या कह रहा है। सभा की अनुकूलता से वस्त्र पहनना, सभा की अनुकूलता से भाषा का प्रयोग करना, सभा की अनुकूलता का शिष्टाचार प्रस्तुत करना, सभा की अनुकूलता का आचरण प्रस्तुत करना, इसी का नाम सभ्यता है। इसका नाम क्या है? बोलो, सभ्यता। अच्छा ये बताओ हमारा पहनावा क्या है? पैंट कमीज है कि धोती कुर्ता? अब एक आदमी जिद करे ना मैं तो अंतरिक्ष में धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा, जाएगा? नहीं जा सकता, वो हेलमेट पहनना पड़ता कांच का, वो अजीब सा रोबोट सा बन जाता है, वो कपड़े पहनने पड़ते हैं। भाई जा ही नहीं। ये तो खैर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कहीं ऐसी चीज हो जाए जहां सभा अलग है। अब जैसे मान लो ये सब माताएं साड़ी में बैठी हैं, है ना, तो यहां एक कोई अजीब किस्म की कपड़े पहन के दिल्ली वाली कोई आ जाए,
अजीबो गरीब कपड़े पहन के, तो बोलो तुम्हें अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? और गांव में तुम ही नहीं कुत्ते भी भौंकेंगे, कहेंगे ये क्या आ गया भाई, उन्हें अजीब लगेगा। सभ्यता ऐसी जरूरी चीज होती है। अच्छा, हमारी माता बहन वहां दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में इतना लंबा घूंघट निकाल के जाए तो वो कहेंगे भाई यार पता नहीं कौन से पिछड़े जमाने से आ गई, कहेंगे कि नहीं कहें? सभासु सभ्य, जैसी सभा हो उसकी अनुकूलता से, जैसा देश, इसी का नाम क्या है? सभ्यता है। संस्कृति अलग चीज है। संस्कृति किसे कहते हैं? देखो, संस्कृति धर्म आचरण का आदि का नाम है, व्यवहार आदि का नाम है। कौन सा धर्म आचरण और व्यवहार? वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो, जिसमें परिवर्तन ना हो सकता हो, उसे संस्कृति कहते हैं। शाश्वत, नित्य, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। अब तुम्हें समाज का निर्माण करना है, तो समाज का निर्माण करने के लिए मनु को, समाज को 4 हिस्सों में बांटना पड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और, हां के ना? ऐसा है कि नहीं है? अब मनु के विधान को फाड़ के फेंक दो, आग लगा दो। कुछ लोगों ने लगाई भी है, आज भी लगाते हैं। मनु के विधान को फाड़ो, आग लगा दो, फेंक दो, मनु का विधान किसी काम का नहीं। अब लाओ उन लोगों को जिन्होंने संविधान बनाया। अब ये बताओ मुझे, उन लोगों ने भी यही 4 विधान बनाए कि नहीं? बोलो है? समूह का, खा, गा, घा, इन्हीं 4 श्रेणियों में नौकरी विभाजित है कि नहीं? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कौन होते हैं भाई? अरे बोलो, शूद्र हैं कि नहीं है? चपरासी नौकर हैं कि नहीं है? तृतीय श्रेणी के अधिकारी कौन है? कर्मचारी कौन है? ये क्लर्क आदि हैं कि नहीं है? रुपए धंधे का हिसाब रखते हैं, वही हैं कि नहीं है? सेकंड क्लास ऑफिसर्स, वो अपना धंधा देखते हैं, आईपीएस काम करता है आईएएस के नीचे। और फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स, ये जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, जो पूरा देश चलाते हैं। दुनिया में इस शाश्वत व्यवस्था को कोई बदल ही नहीं सकता है। ये शाश्वत व्यवस्था है भाई, कैसे बदल देगा? संस्कृति उसे कहते हैं जो वेद के आधार पर बनी हो, क्योंकि वेद शाश्वत है, इसलिए उसके अनुसार जो निश्चित आचरण है, उस आचरण से जीवन को जीना, इसी का नाम क्या है? बोलो, संस्कृति है। और हमारी संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। क्या नाम है हमारी संस्कृति का? बोलो, वर्णाश्रम संस्कृति हमारी संस्कृति का नाम है। ये वर्णाश्रम संस्कृति जब तक बनी रहेगी तब तक राष्ट्र बचा रहेगा, मूल्य बचे रहेंगे, नैतिकता बची रहेगी, समाज बचा रहेगा, संसार बचा रहेगा। और जिस दिन ये वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो गई, उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसका आप उदाहरण देख सकते हो। आप विदेश में देखो, यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, कहीं और देखो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मेरी ओर ध्यान दो। भारत जी, आप भी थोड़ा सा ध्यान देना मेरी ओर। इस बात को थोड़ी सी सावधानी से सुनना, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो बात जहां मारूं वहीं लगे, इधर उधर लग गई तो बात बनेगी नहीं, है ना? इसलिए कह रहा हूं। अब जैसे अमेरिका, यूरोप आदि है, ये बताओ, वहां जिसके साथ विवाह हो गया उसी के साथ अंत तक आदमी रहता है कि बात बदल जाती? कितने दिन बाद? साल 2 साल बाद वो कहते हैं कि अब इसके साथ रहना स्वीकार नहीं है। और क्या होगा भाई? क्या होगा? मुसलमान तो 3 बात कहते हैं, क्या? तलाक, 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 काम खत्म, धंधा खत्म। ये गई, दूसरी आई। और वो जो है वो उनका भी कुछ ऐसा ही है, डिवोर्स विवोर्स वो भी ले लेते हैं, उनका भी खत्म। अच्छा, वो चली गई, फिर एक और आई है। तुम ऐसा सोचना कि वो चला गया, एक और आया अपने अपने हिसाब से सोचना। तो वो चली गई, वो आई, वो चला गया, वो नया आया। और इस तरह वो जीवन भर से बदलते रहते हैं। और जीवन भर बदलते बदलते उन्हें ये नहीं पता चलता कि मेरे पास जो लड़का रह रहा है ये कौन से वाली का है, और वो लड़का उसकी सेवा क्यों करेगा। 15 साल का होते होते लड़का अपना पार्टनर ढूंढ लेता है और घर द्वार छोड़कर वो अपने पार्टनर के साथ रहने लगता है। वहां हस्बैंड वाइफ नहीं, पार्टनर होते हैं आजकल। क्या होते हैं? पार्टनर। और सावधानी से इस बात को समझने का प्रयास करो, दुनिया में परिवार नाम की संस्था लगभग बर्बाद हो चुकी है। अमेरिका में परिवार नाम की संस्था सबसे पहले बर्बाद हुई, दूसरे नंबर पर यूरोप में बर्बाद हुई, और अब पूरी दुनिया में परिवार नाम की संस्था बर्बाद हो रही है। अब विवाह करने का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप समझते हो? कुत्ते कुत्तियों की तरह रहना। कुछ दिन रहे, उसके बाद कुत्ता बदल दिया, उसके बाद कुतिया बदल दी, और दोनों अलग अलग कुत्ता कुतिया ढूंढ लेते हैं। विवाह की, किसी संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार नाम की संस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि हमने उस शाश्वत नियम को छोड़ दिया जिस शाश्वत नियम से समाज संभलता था।
भारत में भी परिवार नाम की संस्था पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं दुनिया की सबसे प्राचीन दो सभ्यताएं, एक भारतवर्ष और दूसरी चीन, ये दो सभ्यताएं ऐसी हैं जहां आज भी परिवार जिंदा हैं और आज भी परिवार रह रहे हैं। बोलो हैं कि नहीं है? हमारे यहां तो माताओं, तुम बताओ, इधर उधर से सुनी रखा होगा कितने जन्म का साथ है? अरे बोल पड़ो। हाँ, ये कमाल की बात है, इन्हें अगले जन्म का भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिड़े चाहे जितना, लेकिन वो उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार। मेरे दादा दादी में आपस में कभी नहीं बनती थी, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते, हर समय लड़ते रहते। लेकिन अगर दादा लेट हो जाता भोजन के समय, तो दादी हमें चीख कर कहती, उस बुढ़े को भी देख ले कहां मर रहा है, पता नहीं कहां ठोकर खा रहा हो, बुला ला उसे, मैं कब तक बैठी रहूंगी भोजन लिए। अच्छा, वो क्रोध नहीं कर रही है, बताओ उसे क्रोध है कि उसके भोजन की चिंता है? उसके भोजन की चिंता है। घर में घुसते ही कहती थी, आ गया क्या बुढ़ा, खूब चीख के कहती थी गुस्से में, आ गया बुढ़ा। तो उधर से दादा कहता, हाँ हाँ तू तो उन्नी है, उन्नी मतलब जवान, उन्नी कहते हैं कम उम्र की, तो कहता हाँ तू तो उन्नी है, मतलब तू तो बालिका है, अभी मैं ही बूढ़ा हुआ हूं, अरे तू भी तो बूढ़ी हो गई है। दोनों एक दूसरे से चिढ़ते रहते थे। मतलब दादा हमारे ऐसे बहुत बूढ़े जब हो गए, तो दादी से आकर बोले, धोती निकाल के दे के बोले, ये धोती ले, थोड़ी बाय सर गई है इसमें, बाय निकल गई, बाय जैसे अपान वायु निकल जाती है। तो वो दादी ने खोल के देखा तो तुम्हें तो शौच थी, तो बोली बाय सरी है कि हक दिया है इसमें। अच्छा, गालियां दे रही है, लड़ रही है, लेकिन धो रही है, किसी को धोने के लिए नहीं देगी, खुद धो रही है। हमारे यहां आज भी परिवार नाम की संस्था, और परिवार नाम की संस्था का परिणाम क्या होता है? सुख। क्या है परिवार का परिणाम? बोलो, सुख है। आज मैं दोपहर में भोजन की सोच रहा था कि भोजन कहां, मतलब यहां होगा भोजन, मैं तैयारी कर रहा था कि भोजन के लिए जाऊं, मैं एक ही समय खाता हूं, तो मैंने सोचा वहीं चलता हूं, वहां भोजन करके आऊंगा। तो माता जी आई हैं कि चली गई? चली गई माता जी यहां से। माता जी, मैं गिरिराज शर्मा जी के यहाँ रह रहा हूं, तो माता जी आई और आके बोली कि बेटा एक बाजरे की रोटी खा ले और चने का साग बनाया। मैं समझ गया लॉटरी लग गई। उन्होंने कहा एक खा ले, भोजन वहीं करना, एक खा ले बस, पर मुझे भी पैर पकड़ के पांवचा पकड़ना आता है, ब्राह्मण आदमी भाई हमें पता है कैसे करना है काम। तो माता जी ने कहा बेटे एक रोटी खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा है, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा ले आओ माता जी। वो ले आई। मैंने कहा माता जी बहुत स्वाद बनी है, एक और ले आओ। माता जी खुश हो गई, एक और ले आई। अच्छा, वो तो अपने हिसाब से नाश्ता करा रही थी, पर मैं भोजन कर रहा था। फिर माता जी ने कहा बेटा कैसा लग रहा? मैंने कहा माता जी गजब का लग रहा है, एक और ले आओ। और मैंने पूरा भोजन वहीं निपटा दिया, मैंने वहीं कर लिया। ये परिवार है, जब तक परिवार रहेगा तुम्हारे जीवन में सुख रहेगा, और परिवार नहीं रहा तो सुख नहीं रहेगा। परिवार एक शाश्वत सिद्धांत है। कैसा है बोलो? परिवार एक शाश्वत नित्य सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है। सनातन किसे कहते हैं? नवीनतम, नया, जो सबसे नया उसे क्या कहते हैं? नवीनतम। और प्राचीनतम सबसे पुराना। लेकिन जो प्राचीनतम से भी पुराना हो और नवीनतम से भी नया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सनातन कहते हैं। वो शाश्वत है, ये पुराना नहीं पड़ता है। परिवार कभी पुराना नहीं पड़ता है, कभी। और देखो आज लोगों ने जो मूर्खताएं फैलाई हैं, उनके कारण बात दूसरी हो, लेकिन ये जो लड़के लड़कियां यहां बैठे हैं ना, जब इन्हें पता चलता है तेरा विवाह होने वाला है, तो मन में लड्डू फूटते हैं। वो बाद की बात दूसरी है कि बाद में क्या हालत होने वाली है इसकी, लेकिन अभी से इतनी खुशी होती है। विवाह इतनी खुशी देने वाली चीज होती है कि आदमी को अन्य चीजों से इतनी खुशी कमी होती है जितनी विवाह से होती है। लेकिन आज ये परिवार नाम की संस्था यूरोप में शून्य, अमेरिका में शून्य, और इनके बिना मूंछ की दाढ़ियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, इनका क्या है क्या नहीं है। इनके यहां तो कुछ बचा नहीं। अगर कहीं बची है तो खूब बिगाड़ के बाद भी आज कहां बची है बोलो? इसी भारत में बची है। यहां आज भी परिवार जिंदा है, यहां आज भी परिवार काम कर रहे हैं, यहां आज भी परिवार जीवित है। इसका नाम संस्कृति है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, योग्यता के हिसाब से। किस हिसाब से बोलो? योग्यता के हिसाब से। जन्म से कोई नहीं होता, एक भी नहीं होता। जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्चयते, मनुस्मृति के आधार पर कहते हैं, लेकिन मनुस्मृति में यह कहीं नहीं है वाक्य। पूरी मनुस्मृति में यह वाक्य कहीं नहीं है कि जन्मनो जायते शूद्रा। मैं नहीं मानता, हो सकता है किसी को मुझसे मतभेद हो जाए, लेकिन मैं नहीं मानता।
कि जन्म से कोई शूद्र होता है? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का निर्धारण समावर्तन संस्कार पर होता है, और समावर्तन संस्कार तब होगा जब गुरुकुल से बाहर निकलेगा 25 साल की उम्र में, जन्म पर नहीं होता है। इसलिए चारों वर्ण योग्यता से हैं, चारों वर्ण जन्म से ना ब्राह्मण है ना शूद्र है, चारों योग्यता से हैं। और शूद्र की भी योग्यता होती है, क्या योग्यता? सेवा की। क्या योग्यता होती है? बोलो। सेवा की योग्यता होती है। अच्छा ये बताओ, सेवा की योग्यता सब में होती है क्या? भाई बोलो, मेरी ओर ध्यान दो। यहां सब में होती है। आप ही के परिवार में 4 बालक होंगे, एक तो बहुत अच्छी सेवा करने वाला है, लेकिन दूसरा अच्छी सेवा करने वाला नहीं है। एक ऐसा है जिसका सेवा से कोई लेना देना नहीं है, एक नंबर का दुष्ट है। भाई मैं अपने घर में बताता हूं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं। एक बालिका तो ऐसी है कि इतनी सेवा करे कि जब आदमी जाए तो मुंह धो के जाता है, ये कहता हुआ जाता है जी आपकी कन्या देवी है। और दूसरी ऐसी है, हमारे घर में मेहमान आ गए तो उनकी एक बिटिया आई हुई थी, वो बिटिया आके उस हमारी दूसरी लड़की से बोली कि वो दीदी वो पानी चाहिए था मुझे। बोले वो सामने आरओ है, बगल में गिलास रखा है, लेके पी ले। बोलो ये शूद्रा हो सकती है? इसमें सेवा करने की योग्यता है? शूद्र होना भी योग्यता है, बिना योग्यता के कोई शूद्र, और शूद्र भी धार्मिक होता है। शूद्र कैसा होता है बोलो? देखो धर्म सब जाने ये जरूरी नहीं है, लेकिन धर्म का पालन तो सब कर सकते हैं। बोलो, संध्या को बहुत व्याख्या के तौर पर लोग जाने ये दूसरी बात है, लेकिन संध्या कर तो सब सकते हैं, कोई सिखा दे तो सब कर सकते हैं। तो वर्ण ये, और 4 होते हैं आश्रम। कौन कौन से आश्रम है बोलो? पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। ये 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ, इसे हमारी संस्कृति कहते हैं, ये हमारी संस्कृति है। अब इस आधार पर देख लेते हैं भारत राष्ट्र है या नहीं है। मैंने 4 घटक बताए, पहला भूमि, दूसरा लोग, तीसरा हक, मालिकाना हक, और चौथा संस्कृति। ये बताओ भारत के पास जमीन है कि नहीं है? है या ना बोलो? है ना? अच्छा भूमि पर लोग निवास करते हैं या नहीं करते? करते हैं, लोग निवास करते हैं। कितने? आबादी 110 करोड़। उन्हें छोड़ दो, अभी पहले अपनी बात करेंगे, उनकी बात में करेंगे। 110 करोड़ लोग, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इतनी जमीन हमारे पास है। जमीन हो गई, लोग हो गए। अब ये बताओ तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम है कि नहीं है? मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है, दुकान तुम्हारे नाम है, इसका मतलब तुम्हारे पास इस भूमि का मालिकाना हक भी है। 3 घटक पूरे, देह पूरी हो गई राष्ट्र की। अब आत्मा, ये बताओ भारत के पास संस्कृति है कि नहीं है? दुनिया में अगर संस्कृति किसी के पास है तो वो किसके पास है? भारत ही के पास है। भारत चाहे टूटी फूटी गड़बड़ छड़बड़ जैसी भी हो, जो बची खुची है वो संस्कृति केवल भारत के पास बची है। संसार में और कहीं संस्कृति जरा मरासी, मान लो चाइना में जरा मरासी, इसमें श्रीलंका में और नेपाल में, भूटान में थोड़ी सी, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वहां, टूटी फूटी चीजें, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कहीं संरक्षण के साथ मिल जाएगी, चाहे वो छोटा सा ही आर्य समाज हो, लेकिन वो उसे संरक्षित करके रख रहा है कि नहीं? बताओ वानप्रस्थी कहां है? इसी मंच ने संभाल रखे हैं कि नहीं वानप्रस्थी? वानप्रस्थ कौन लेता है? केवल इस मंच पे बैठे लोग वानप्रस्थ लेते हैं। चुनौती दे के कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं, हिंदू धर्म में शैव शाक्त वैष्णव जितने लोग हैं, किसी के वानप्रस्थी हो तो दिखाओ मुझे। सन्यास तो ले लेते हैं, लेकिन वानप्रस्थ कोई नहीं लेता। आज भी इस वर्णाश्रम व्यवस्था को अगर दुनिया में, संसार में किसी ने बचा रखा है तो भारत ने। तो बोलो चारों घटक पूरे, तो बोलो भारत क्या है? टुकड़े टुकड़े राज्यों का संघ है कि राष्ट्र है? हाँ, आपके नेताजी आए तो बताना उन्हें कि भैया वो टुकड़े टुकड़े वाली बात गलत है। भारत क्या है? राष्ट्र है। बात समझ में आई? वो कहता है जी पहले रियासतों में बटा हुआ था, तो पहले तो तेरे अब्बू ने बांटा था, हमने तो बांटा नहीं। वो जो 550 रियासतें थी वो तो तेरे अब्बू की बनाई हुई थी, हमारी तो थी नहीं। तो बोला 550 रियासतों से पहले भारत में 16 महाजनपद और उससे ज्यादा गणराज्य थे, तब भी तो बटा हुआ था। और वो गणराज्य और रियासत, वो जो महाजनपद थे वो आपस में लड़ते थे। हाँ भाई हाँ, थे महाजनपद और थे गणराज्य। लेकिन ईमानदारी से मुझे बताओ, ये गणराज्य और महाजनपद जब आपस में रहते थे तो इनके बीच में एक सूत्र था जो इन्हें आपस में बांधता था। आज जैसे 37 राज्य हैं, राज्य केवल प्रबंधन के लिए बनाए गए, संविधान एक सूत्र के तौर पर इन सारे राज्यों को आपस में बांधता है। वैसे ही
उस समय ये महाजनपद और गणराज्य प्रबंधन के लिए बनाए गए थे और एक सूत्र था जो इन्हें आपस में बांधता था। और उत्तर आप दोगे, मैं नहीं बोलूंगा। ये बताओ, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो किसके मंत्रों से हुआ? अबे उत्तर दिया करो, चुप मत बैठो। बोलो किसके मंत्रों से हुआ? वेद के मंत्रों से हुआ। और गजब की बात, जब रावण का राज्याभिषेक हुआ तो भी वेद के मंत्रों से हुआ। जब कंस का राज्याभिषेक हुआ तो वेद के मंत्रों से, और जब बलराम जी का राज्याभिषेक हुआ तो वेद के मंत्रों से हुआ। बंधुओं, इस देश में कितने ही शत्रु रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने अपने पीनल कोड, अपनी अपनी दंड संहिताएं, अपने अपने संविधान, अपनी अपनी दंड और आचार संहिताएं वेद ही के आधार पर बनाई। चाहे वो पुष्यमित्र शुंग रहा हो और चाहे वो चंद्रगुप्त रहा हो, आपस में युद्ध करते रहे, लेकिन दोनों ये तय करते रहे कि मेरी दंड संहिता वेद के आधार पर है या नहीं है, विचलन है या नहीं है। ये जो कुंभ है ना, ये कुंभ कुछ और नहीं था। ये कुंभ इसी चीज को दुरुस्त करने का टाइम था कि हम ये विचार करें कि जिन नियमों के आधार पर हम चल रहे हैं वो नियम वेदानुकूल हैं भी या नहीं है। वो बाद में बिगड़ गया, वो एक अलग विषय है। जैसे हम लोग करते हैं, हम सालाना उत्सव करते हैं, तो सालाना उत्सव में यह विचार करने की बात थी कि पिछले एक साल में हमारे आर्य समाज ने कितने नए आर्य सभासद बनाए, कितने नए आर्य विचारधारा के लोग बनाए, और अगले एक वर्ष में मैं कितने नए आर्य सभासद बनाऊंगा। यह काम था इस उत्सव का। अभी हो रहा है, बोलो अभी हो रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहीं हम भी कुंभ जैसे ना हो जाएं, ये हमें विचार करना पड़ेगा कि कहीं हम भी कुंभ से जैसे ना हो जाएं। हमें विचार करना पड़ेगा कि पिछला जब हमने उत्सव किया तो हमारे पास 100 आर्य सभासद थे। हमने इन 100 आर्य सभासदों में कितने नए आर्य सभासद जोड़े हैं? पिछले आर्य सभासदों में कौन हैं जो थोड़े बिगड़ गए हैं, उन्हें वापस कैसे लाना है? किसी में दुर्व्यसन आ गया है, उस दुर्व्यसन को कैसे दूर करना है? हम लोगों में परंपरागत दोष आया है तो उस दोष को कैसे ठीक करें? और आगे एक साल तक ऐसे क्या नियम बनाएं जिनके आधार पर हमारी स्थिति ठीक ठीक बनी रहे और हम ठीक ठीक बढ़ते रहें? यह विचार करने का समय है। वैसा ही हम लोग भी करते थे। इसलिए ये भारत तब भी अखंड था, आज भी अखंड है और आगे भी अखंड होगा। ये राष्ट्र था, राष्ट्र है और राष्ट्र, हाँ ये पक्की बात है। पिछले 270 साल में भारत के 13 टुकड़े हुए हैं, जिनमें हमारे पास एक टुकड़ा बचा है। 12 टुकड़े हमसे छीन लिए गए। अफगानिस्तान छिना है, पाकिस्तान छिना है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और कितने टुकड़े हमसे छीने हैं। वो हमसे अलग हो गए, आज हमारे पास नहीं है। अब इस देश को बचाएं कैसे? राष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की स्थिति क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सिंहावलोकन फिर करवाता हूं कल की बात का। अब मेरी ओर ध्यान दो। यहां माताएं इधर, हाँ थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल का साइज छोड़ के इधर ध्यान दो। मेरी बात पे ध्यान दोगी और ध्यान से सावधानी से मेरी बात सुनोगी। आप लोग भी सावधानी से मेरी बात सुनेंगे। मेरी ओर ध्यान दो, इधर इधर इधर, फिर कुर्ता पजामा देखने लगे। मेरी ओर ध्यान दोगे, यहाँ उधर नहीं देखना। कोई आ रहा है जा रहा है, आए जाए भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। यहां ध्यान दो, मेरी बात सुनो। ये बताओ ईमानदारी से, बांग्लादेश जिधर है भारत में, उस तरफ सीमा सुरक्षित है क्या भारत की? हाँ ना बोलो, मुंडी हिलाया करो यूं, मुझे पता चलेगा तुम जिंदा लोग हो, है ना? ऐसे ऐसे मुंडी हिलाया करो। मैं गलत कहूं तो यूं हिलाया करो, मुझे पता चलेगा तुम सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। बोलो बंगाल जिधर है उधर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं क्या? बोलो है क्या? भारत जब उत्तर भारत जो है, मध्य भारत और उत्तर भारत जब संकोच जाता है पूर्व की तरफ, तो एक छोटा सा रास्ता रह जाता है 30 किलोमीटर का। उसके बाद फिर चौड़ा होता है, जिसे पूर्वोत्तर कहते हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि के इलाके उधर हैं। 7 सिस्टर्स के प्रदेश कहे जाते हैं। और जो वो पतला सा इलाका है उसे कहते हैं चिकन नेक। क्या कहते हैं उसे? उस चिकन नेक पर चीन, पाकिस्तान और यूरोप के कई देशों की नजर है, अमेरिका जैसे भी भयानक दोषों की नजर है। एक झटका उस पर लगा नहीं कि वो कट जाएगी, और वो कटी तो वो उधर का जो पूरा इलाका है उसे चाइना खा जाएगा। ये बताओ, डोकलाम वाला क्षेत्र जो चिकन नेक वाला क्षेत्र है, वहां हम सुरक्षित हैं क्या? बोल पड़ो। ये बताओ, केरल में आज भारत जिंदा है क्या? नहीं है भाई, नहीं है। ये 26 लोग जो पहलगाम में कश्मीर में मार दिए गए, ईमानदारी से बताओ, जम्मू कश्मीर पर हमारा नियंत्रण है क्या? नहीं है, नहीं है।
ये देश के अंदर के राज्यों की स्थितियां हैं, और ऐसी स्थिति में हम अपने राष्ट्र की कैसे स्थिति को सुधारें और कैसे बढ़िया करें, कैसे बचाएं, ये विचार करना होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां मेरी ओर ध्यान दो। अरे फिर कुर्ता पजामा देखने लगे, मेरी ओर ध्यान दो। यहां इधर उधर बिल्कुल नहीं जाओगे। घोड़ा देखा है, वो घोड़े को यहां कुछ बंधा होता है तो वो सामने देखता है, यहीं ध्यान दो, उधर उधर ध्यान नहीं देना है। वो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तुम हो। 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान, जीभ, मुंह में दांत, ऐसे सारे ऐसे ही आएंगे जितने भी है। कोई एक दंत दयावंत नहीं आने वाला। और ऐसा कोई आया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो ये आश्चर्यजनक चीज आई है, इसे देख लो पहले। तो पहले यहां देखो, मैं ही सबसे आश्चर्यजनक चीज हूं तुम्हारे बीच में फिलहाल। इस पर ध्यान दो और मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ, हमसे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हुआ और उससे परे के पंजाब का हिस्सा टूटकर अलग हुआ, अलग पाकिस्तान बना, अलग देश बना। आज वो पाकिस्तान हमारा मित्र है कि शत्रु है? बताओ। अच्छा, अगर पाकिस्तान टूट सकता है, बांग्लादेश टूट सकता है, तो बोलो बंगाल टूट सकता है कि नहीं? बोल पड़ो। टूट सकता है ना? केरल टूट सकता है कि नहीं? और अगर केरल कल हमसे टूटा तो हमारा मित्र होगा कि शत्रु? बोलो। बंगाल हमसे टूटा तो मित्र होगा कि शत्रु? इस पीड़ा को समझो। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी और जापान को कैसे नियंत्रण किया जाए, इसे मित्र राष्ट्रों ने सोचा। जापान का नियंत्रण कर लिया गया, उसकी सेना छीनकर। जर्मनी को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने कहा कि इसके 2 टुकड़े कर दो, वो टुकड़े हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे, फिर दुनिया के लिए खतरा नहीं बनेंगे। और जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब जर्मनी किसी के साथ नहीं लड़ता, वो आपस में लड़ते रहते हैं। कोरिया के 2 टुकड़े कर दिए गए। कोरिया किसके साथ लड़ता है कि आपस में लड़ता है? आपस में लड़ता है। भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब बताओ, भारत किसी और के साथ लड़ता है कि भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं? आपस में लड़ते हैं। अगर केरल भारत से टूटा तो केरल और भारत भी एक और पाकिस्तान भारत होंगे। अगर बंगाल भारत से टूटा तो बंगाल और भारत भी अलग अलग होंगे और एक दूसरे के शत्रु होंगे। इस बार वामपंथियों की योजना है भारत को 37 टुकड़ों में तोड़ देने की। देश निश्चित रूप से उन्नति कर रहा है, लेकिन कब? ये ऐसी स्थिति है जैसे हमारे हाथ में कांच का एक मर्तबान है जो बहुत सुंदर है, जिस पर कमाल के फूल हैं। हमने इस पे काम करके इसे बहुत सुंदर से बनाया है, लेकिन अगर ये कांच का मर्तबान हमारे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये भारत भी इसी दशा में है। बनाया बहुत सुंदर है हमने गुलामी से छूटने के बाद, लेकिन ये कांच के मर्तबान की तरह है। ये अभी लोहे का नहीं बना है। जब तक लोहे का नहीं बन जाता, इसकी रक्षा करने की जरूरत है। बोलो, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? कैसे करोगे? कैसे करोगे? कौन करेगा इस राष्ट्र की रक्षा? सोचो, कौन करेगा इस राष्ट्र की रक्षा? मेरी ओर ध्यान दो। राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, बाबा करेंगे? अब माताओं से पूछते हैं, बाबा का तुम्हें क्या पता? बाबाओं का माताओं को पता है। तुम्हारे बाबा करेंगे राष्ट्र की रक्षा? बोलो, करेंगे। अच्छा ये बताओ, बाबा राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं, एक आध दो करते भी हैं, मैं मना नहीं करता हूं। जो करते हैं वो भले हैं, ईश्वर उनका कल्याण करे और हमें उनका सहयोग बनाए रखे। हम भी उन्हें सहयोग करें और वो भी हमसे सहयोग ले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं अधिकांश की बात कर रहा हूं, अधिसंख्य की बात कर रहा हूं। ये बताओ, बाबा दुकान चलाते हैं या राष्ट्र रक्षा की सोचते हैं? बोलो, क्या करते हैं? हाँ, ठीक बात है, दुकान चलाते हैं बाबा। बाबा को अपनी दुकान चलानी है। इसके अलावा जो बचा हिंदू है, हिंदू इस राष्ट्र की रक्षा कर सकता है क्या? बोलो। अच्छा, हिंदुओं में जाति एक है कि अनेक हैं? अच्छा, जाति भी कैसे हैं? बोलो। ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, चमार हैं, जाट हैं, गुजर हैं, पाल हैं, कश्यप हैं, अहीर हैं, ये हैं। ये भी एक जगह नहीं है। तुम्हें पता है ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं कि नहीं? अरे पता नहीं कौन कौन से। मेरे से आके कोई बात करने लगा, बोले जी आप ब्राह्मण हैं, अब क्या करें? तो मुंडी हिला दी। मैंने कहा हाँ भाई हैं। बोले कौन से? वही वाले हैं जो हमारे माता पिता थे? तो बोले नहीं, वो वाले नहीं। ये बताओ, सारस्वत हो, कान्यकुब्ज हो, गौड़ हो, ये हो, वो। मैंने कितने हैं? बोले 59 हैं। एक बिरादरी के 59 हिस्से। तुमने यादव सुने? यादव, अहीर सुने हैं? इनकी 17 कुरियां हैं, 17 कुरियां। और इन्हीं में आपस में एक दूसरे को अपनी थाली में खाने नहीं देता, अपने घर में घुसने नहीं देता, अपने मंदिर में बढ़ने नहीं देता। यहां मेरे पीछे जाट बैठे होंगे, मैं पीछे नहीं देखूंगा, पिटूंगा। बैठे होंगे ना जाट, बैठे होंगे, आगे भी बैठे होंगे जाट। अच्छा ये बताओ, जाट एक ही होते हैं कि 2 होते हैं? 2 हैं। एक पूरे हैं और एक आधे हैं, और आपस में रोटी बेटी का संबंध है। ऐसा है कि नहीं है?
अच्छा बताओ, गुजर भी दो हैं कि नहीं है? बनिए भी दो हैं कि नहीं? हमारी तरफ आ जाना, दिखा देंगे। बनियों में भी दो हैं कि नहीं है? सब बिरादरियां दो दो जगह बटी हुई हैं। कहते हैं जी ये तो नीचे हैं, ये ढहे हुए हैं, गिरे हुए हैं, हम पूरे हैं। और ताज्जुब की बात यह है, मैं चमारों में गया तो मैंने कहा भैया वो लड़की है, उनसे वहां विवाह कर लो अपने लड़के का। बोले जी उनके साथ थोड़े करेंगे हम। मैंने कहा क्यों? बोले वो तो बहुत नीचे के चमार हैं। मैंने कहा तुम? बोले हम तो ऊपर के चमार हैं। इसमें भी ऊपर नीचे है। बोले जी वो तो रविदासियां हैं, वो तो चटिया चमार हैं, वो तो चमड़ा उतारने वाले, हम थोड़े वो हैं, हम दूसरे हैं। भाई गजब की बात है, जातियों में नहीं बटे, हम उपजातियों में बटे हैं। महाराष्ट्र में 4.5 लाख जातियां हैं, अकेले महाराष्ट्र में। भारत में 47 लाख से ज्यादा जातियां हैं। अब मुझे यह बता दो, इतनी जातियों और उपजातियों में बटा हुआ हिंदू इस राष्ट्र की रक्षा कर सकता है क्या? इस समय देश में एक राज्य में इलेक्शन चल रहा है। कौन सा राज्य? बिहार। बताओ किस आधार पे इलेक्शन हो रहा है? विकास के आधार पे या जाति के आधार पे? बोलो। हाँ, हमारी जब राष्ट्रपति बनती है तो हम ये नहीं देखते कि राष्ट्रपति कितनी योग्यता वाली है, हम देखते राष्ट्रपति बोलो कौन है। अरे बोलो राष्ट्रपति कौन है हमारी अभी? है क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन है? आदिवासी। ने पता है। हम ये ढूंढते हैं कि इसकी जाति क्या है, हम ये ढूंढते हैं इसकी जाति। प्रधानमंत्री कौन है? ये पिछड़ा है, एससी है, अल्पसंख्यक है। ये हम जातियां ढूंढते हैं। हमारे यहां अधिकारी आता है जी, अब की बार डीएम साहब आए। डीएम अच्छा कौन है भाई? डीएम को ढूंढते हैं। डीएम कौन है? चमार। चमार है, छोड़ रहने दे। मतलब चमार रहे तो वो मेरे काम का नहीं। ब्राह्मण नहीं आया बहुत दिन से, जाट नहीं आया बहुत दिन से। हम अधिकारियों में जातियां देखते हैं, नेताओं में जातियां देखते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमारे यहां जो सांसद और विधायक है, हम उसकी जाति देखते हैं कि नहीं देखते? देखो ऐसे मत बैठो जैसे तुम कितने सात्विक लोग हो। देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। और तुम्हारे अभिमान की पूंछ तुम्हारे पीछे लगी हुई है, मेरे नाम में भी है। क्या नाम है? योगेश भारद्वाज है। भारद्वाज से मैं लाख कहूं कि ये मेरा गोत्र है, लेकिन ये बताओ सूचना मिल रही है कि नहीं मिल रही कि मैं किस वर्ग से हूं? सूचना मिल रही है कि नहीं? हालांकि मेरे नाम में नहीं है भारद्वाज, ये जबरदस्ती जोड़ा गया षड्यंत्र पूर्वक। मेरे नाम में नहीं। मेरी मां ने तो मेरा नाम योगेश विद्यार्थी रखा है। अब कोई कुछ ही जोड़ दे, जो समझ में आए वो जोड़ दे भैया। मेरा नाम ये है ये नहीं, अब ये षड्यंत्र पूर्वक जोड़ दिया। लेकिन ये सबके पीछे जुड़ी है ये पूंछ, और यही पूंछ बन जाती है हमारी मूंछ, और फिर ये मूंछ आपस में उलझ जाती है। हैं? ये जाट है, ये गुजर है। मैं जाट को कैसे सहन कर लूं? मैं जाट को सहन नहीं करूंगा। अरे मैं ब्राह्मण है, जाट गिनेंगे, गिनती में नहीं है हमारी भाई। गुजर, मैं जिस वर्ग से आता हूं वो तो समझते हैं साक्षात ब्रह्मा से हम ही उत्पन्न हुए। सीधे ब्रह्मा से अगर कोई उत्पन्न हुआ है तो हम हुए। तुम कौन कीड़े मकोड़े? तुम्हें कौन गिनेगा? हम नहीं गिनते। इतनी जातियों में बटा हुआ हिंदू इस राष्ट्र की रक्षा कर सकता है क्या? ईमानदारी से बताओ, कर सकता है? जातियों में बटा हुआ हिंदू इस राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। ये इन्हीं जातियों में लड़के मर जाएगा नेता, इसे इन्हीं में लड़वा के मार देंगे। और ये बताओ हमारा भगवान एक है कि न्यारे न्यारे? बोलो। हाँ, इधर कौन है? इधर कौन है? भरतपुर के आसपास ब्रज क्षेत्र में। बोलो बांके बिहारी की। हाँ, सब सीख रखा है। यहां बांके बिहारी है, लेकिन जहां मैं रहता हूं वहां बांके बिहारी नहीं है। वहां हर हर महादेव, वहां अलग है। और हमारे यहां नहीं चलेगा ये। तुम्हारा वाला हमारे यहां किसी काम का नहीं है। हमारी रक्षा केवल महादेव करेंगे, हमें किससे लेना देना नहीं है। लेकिन तुम बंगाल में चले जाओ, वहां दुर्गा मैया की जय हो, वहां नया है। और मैं तो ये कहता हूं केवल इतने नहीं हैं जितने हैं, हम हर साल एक नया भगवान लॉन्च करते हैं। पुराना भगवान पुराना हो जाता है और हर साल एक नया भगवान लॉन्च करते हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं, कई भगवान उम्र में मुझसे छोटे हैं, मेरे आगे पैदा हुए। मैं 7वीं कक्षा में था तो संतोषी माता नाम की एक देवी पैदा हुई थी। खूब चला, खूब उनका बोलबाला रहा। मैं सम्मान करता हूं।